नमस्कार। आज हम एक ऐसे इंसान के जीवन और सोच की गहराई में उतरेंगे जिन्होंने भारत के समाज पर, आप कह सकती हैं, एक अमिट छाप छोड़ी। ईवी रामासामी, जिन्हें हम सब सम्मान से पेरियार कहते हैं। जी बिल्कुल, पेरियार एक ऐसा नाम जो आज भी गूंजता है। हाँ, और हमारे पास जो सामग्री है वो एक ऑडियो विवरण है, काफी विस्तृत, जिसमें पेरियार का संघर्ष, उनके विचार और खास तौर पर दलित उत्थान के लिए उनका जो जज्बा था उसे बहुत बारीकी से दिखाया गया है। तो ये समझने का मौका मिलेगा कि वो क्या सोचते थे, कैसे सोचते थे। बिल्कुल। तो आज हमारी कोशिश यही रहेगी कि समझें कि पेरियार आखिर थे कौन, क्यों उन्होंने जाति के भेदभाव के खिलाफ इतनी तीखी लड़ाई लड़ी, और क्या वजह है कि आज भी उनके विचार इतने प्रासंगिक हैं, उन पर इतनी बात होती है। सही बात है, उनकी प्रासंगिकता आज भी कम नहीं हुई है। ये कहानी किसी राजे महाराजे की नहीं है, बल्कि आम लोगों के बीच से उठे एक ऐसे नायक की जिसने सदियों से जमी हुई नाइंसाफी की दीवारों को, आप कहिए कि हिला कर रख दिया। हाँ, और उनका वो मशहूर कथन भी है। हाँ, वही कि सम्मान भीख में नहीं मिलता, उसे संघर्ष से छीनना पड़ता है। चलिए इसी संघर्ष को आज समझने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल, चलिए। तो शुरू करते हैं पेरियार यानी इरोड वेंकटा रामास्वामी से। ये सिर्फ एक नाम नहीं थे, है ना, बल्कि ये तो जाति भेद मिटाने और दलितों, पिछड़ों को इज्जत दिलाने वाली एक पूरी सोच, एक क्रांति के प्रतीक बन गए। हाँ, बिल्कुल। और ये समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। 20वीं सदी की शुरुआत में दक्षिण भारत, खासकर तमिलनाडु का माहौल बहुत अलग था। कैसा था माहौल? देखिए, जाति का भेदभाव अपनी चरम सीमा पर था। दलितों को मंदिर में घुसने नहीं दिया जाता था, सार्वजनिक कुओं से पानी लेना मना था, ऊंची जाति की गलियों से नंगे पैर गुजरना पड़ता था, और शिक्षा, रोजगार, सम्मान, ये सब तो जैसे उनके लिए थे ही नहीं। ये उस वक्त की एक कड़वी सच्चाई थी। और पेरियार का जन्म, जैसा आपने बताया, 1879 में इरोड, तमिलनाडु में हुआ। परिवार ठीक ठाक था, मतलब आर्थिक रूप से संपन्न वैश्य परिवार था। जी, संपन्न परिवार था, लेकिन कहते हैं ना, पैसा सब कुछ नहीं होता। उन्होंने बचपन से ही ये सब देखा, ये भेदभाव अपनी आंखों से देखा। हाँ, सामग्री में एक घटना का जिक्र है, स्कूल का। एक दलित बच्चे को बाकी बच्चों से अलग बरामदे में जमीन पर बैठकर पढ़ते देखा उन्होंने। सोचिए जरा। और जब मास्टर से पूछा कि भाई पढ़ाई में फर्क क्यों, तो जवाब मिला डांट, चुप करा दिया गया उन्हें। हाँ, और शायद इसी तरह की घटनाओं ने उन्हें स्कूली पढ़ाई से, क्या कहते हैं, विमुख कर दिया। 14 साल की उम्र में स्कूल छोड़ दिया। अच्छा, सिर्फ 14 साल की उम्र में? जी, उन्हें लगता था कि ये सब रटी रटाई बातें हैं और इनमें भी जातिवाद भरा पड़ा है। उन्होंने तो धार्मिक कहानियों पर भी सवाल उठा दिए थे। किस तरह के सवाल? जैसे कि अगर भगवान सबके लिए बराबर है तो फिर शूद्र और दलित मंदिर क्यों नहीं जा सकते, और इस पर भी उन्हें डांट ही पड़ी। तो उनकी असली शिक्षा, या कहिए दुनिया की समझ, वो स्कूल में नहीं बल्कि अपने पिता के व्यापार में मिली। व्यापार में? कैसे? वहां वो किसानों से मिलते थे, मजदूरों से मिलते थे, दलित ग्राहकों से मिलते थे। उनके जीवन को, उनकी मुश्किलों को बहुत करीब से देखा उन्होंने। वो जमीनी हकीकत से रूबरू हुए। और फिर वो काशी यात्रा का अनुभव, वो भी काफी अहम रहा होगा। सामग्री बताती है कि वहां मंदिरों में दलितों से जैसा बर्ताव होता था, पुजारियों का अमीरों के लिए अलग रवैया, गरीबों की बेइज्जती, ये सब देखकर वो हिल गए थे। बिल्कुल, लेकिन सबसे बड़ा झटका शायद तब लगा जब भूख लगने पर एक धर्मशाला में खाना मांगने गए। हाँ, और सिर्फ इसलिए कि वो गैर ब्राह्मण थे, उन्हें अछूत समझे जाने वाले लोगों के साथ बैठने को कहा गया। सोचिए उस वक्त उनके मन पर क्या बीती होगी। कहते हैं इसी अनुभव ने उनके अंदर धर्म के नाम पर होने वाले इस भेदभाव के खिलाफ विद्रोह की पहली असली चिंगारी जलाई। ये दिलचस्प है कि जवानी में ही उन्होंने ऐसे कदम उठाने शुरू कर दिए थे जो उस जमाने के हिसाब से, मतलब, काफी अलग थे। हाँ, जैसे अपनी दुकान पर आने वाले दलित ग्राहकों को इज्जत से बैठाना, चाय पिलाना। लोग नाराज भी होते थे पर उन्हें फर्क नहीं पड़ा। वो समझ रहे थे शायद कि असली बदलाव कैसे आएगा। बिल्कुल, वो समझ रहे थे कि दलितों का भला दया या दान से नहीं होगा, उन्हें उनके अधिकार दिलाने होंगे, उनका आत्मसम्मान जगाना होगा। यहीं से उनके जीवन की दिशा तय होने लगी थी। और उनकी शादी भी कम उम्र में नागमल से हुई, जिन्होंने आगे चलकर उनके आंदोलनों में बराबर का साथ निभाया। शादी भी, सुना है, बड़ी सादगी से और रस्मों को तोड़ते हुए की थी उन्होंने। जी हाँ, तो कुल मिलाकर देखें तो पेरियार का शुरुआती जीवन भले ही आर्थिक रूप से ठीक ठाक था, लेकिन समाज की नाइंसाफी ने उनके मन में बहुत गहरे सवाल खड़े कर दिए थे। ये सवाल पूछने का मिजाज, धार्मिक ढकोसलों से मोहभंग और नाइंसाफी के खिलाफ खड़े होने की हिम्मत, ये सब बचपन और जवानी में ही पनप गया था।
तो इसी बदलाव के चाहत में फिर वो राजनीति की तरफ मुड़े। शायद उन्हें लगा होगा कि देश की आज़ादी की लड़ाई के साथ साथ समाज में बराबरी भी आ जाएगी। हाँ, उम्मीद तो यही रही होगी। इसीलिए वो 1919 के आसपास कांग्रेस से जुड़े और अपनी साफ बातों, संगठन क्षमता से जल्दी ही पहचाने भी जाने लगे। लेकिन कांग्रेस में उनका अनुभव कैसा रहा? सामग्री बताती है कि कुछ कड़वे सच भी सामने आए। बिल्कुल। 1920 का बनारस कांग्रेस अधिवेशन, वहां उन्होंने अपनी आंखों से देखा कि कांग्रेस के अंदर भी जाति का भेदभाव कितना गहरा है। खाने के वक्त? हाँ, खाने के वक्त ब्राह्मण कार्यकर्ताओं के लिए अलग इंतजाम, गैर ब्राह्मणों के लिए अलग और दलित कार्यकर्ताओं के लिए सबसे अलग, सबसे किनारे। जब उन्होंने इस पर सवाल उठाया तो जवाब मिला, ये तो धार्मिक नियम है। ये तो बड़ा झटका रहा होगा उनके लिए। बहुत बड़ा झटका। सोचें, जो लोग आजादी की लड़ाई लड़ रहे हैं वो खुद ही जाति में बटे हुए हैं, तो फिर आजादी के बाद बराबरी कैसे आएगी? ये सवाल उनके मन में घर कर गया। फिर 1924 में केरल के वाइकोम सत्याग्रह में उनकी भूमिका का जिक्र आता है। हाँ, वाइकोम सत्याग्रह, वो दलितों को मंदिर की तरफ जाने वाली सड़कों पर चलने का हक दिलाने के लिए था। पेरियार इसमें पूरी तरह कूद पड़े। उनकी सक्रियता इतनी जबरदस्त थी कि लोग उन्हें वाइकोम वीरर यानी वाइकोम का नायक कहने लगे। लेकिन वहां भी कुछ मतभेद हुए शायद गांधी जी के साथ। हाँ, हुआ ये कि गांधी जी ने स्थानीय ब्राह्मण नेताओं से समझौता कर लिया और सिर्फ आधा अधूरा रास्ता ही खुल पाया। पेरियार इससे बहुत नाराज हुए। उनका मानना था कि आधा इंसाफ तो नाइंसाफी से भी बदतर है, या तो पूरा हक मिले या लड़ाई जारी रहे। तो मतलब कांग्रेस के साथ उनका मोहभंग बढ़ता जा रहा था। बिल्कुल। 1925 आते आते उन्हें यह साफ हो गया कि कांग्रेस का मुख्य ध्यान सिर्फ राजनीतिक आज़ादी पर है। सामाजिक बराबरी के मुद्दे, दलितों, पिछड़ों की शिक्षा, रोजगार, मंदिर प्रवेश, ये सब जैसे उनके एजेंडे में थे ही नहीं या बहुत नीचे थे। उन्होंने एक बैठक में पूछा भी था शायद कि ये आज़ादी किसके लिए होगी। 25 में उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी और अपना अलग रास्ता चुना। हाँ, सामाजिक बराबरी को अपनी लड़ाई का मुख्य मकसद बनाकर एक बिल्कुल अलग रास्ता चुना। ये एक बहुत बड़ा फैसला था जिसने दक्षिण भारत की राजनीति और समाज सुधार की दिशा ही बदल दी। कांग्रेस छोड़ने के फौरन बाद 1925 में ही पेरियार ने शुरू किया आत्मसम्मान आंदोलन, सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट। नाम ही कितना कुछ कहता है। बिल्कुल, आत्मसम्मान, इसका मकसद एकदम साफ था, दलितों, पिछड़ों और महिलाओं को सामाजिक बराबरी दिलाना। उनकी सोच ये थी कि जब तक हम खुद को नीचा मानते रहेंगे, कोई हमें ऊपर नहीं उठा सकता। सबसे पहले अपना आत्मसम्मान वापस लेना होगा। इसके मुख्य लक्ष्य क्या थे? मतलब क्या-क्या करना चाहते थे वो इस आंदोलन के जरिए? लक्ष्य बहुत स्पष्ट थे। 1, जाति व्यवस्था को खत्म करना। 2, मर्द औरत में बराबरी लाना। 3, अंधविश्वास और धर्म के नाम पर जो शोषण होता है उसे रोकना। 4, पढ़ाई और राजनीति में सबको बराबर मौके दिलवाना। और 5, बिना पंडित पुरोहित के अपनी मर्जी से अंतरजातीय शादियों को बढ़ावा देना। ये तो मतलब पूरी सामाजिक क्रांति का एजेंडा था। हाँ, ये सिर्फ एक आंदोलन नहीं था, ये लोगों को जगाने की कोशिश थी कि उठो, अपनी इज्जत और अपने अधिकार खुद हासिल करो। लेकिन जिन लोगों के लिए ये आंदोलन था, उन्हें जोड़ना कितना मुश्किल रहा होगा। सदियों से दबे कुचले लोग, उनके मन में तो डर बैठा होगा। बहुत मुश्किल था, डर तो था ही। इसीलिए पेरियार सिर्फ भाषण नहीं देते थे, वो गांव-गांव घूमते थे, दलित बस्तियों में जाते थे, उनके साथ बैठते थे, चाय पीते थे, खाना खाते थे, ताकि बराबरी सिर्फ बातों में ना रहे, दिखे भी। बिल्कुल, अमल में दिखे। एक किस्सा भी है, जब उन्होंने एक दलित परिवार के यहाँ खाना खाया तो ऊंची जातियों ने बहिष्कार की धमकी दी। तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा, जिस समाज में बराबरी से बैठकर खाना खाना पाप है, उस समाज को बदलना ही मेरा धर्म है। क्या बात कह दी। कमाल है। और शिक्षा पर उनका बहुत जोर था, है ना? हाँ, शिक्षा को तो वो अपना पहला हथियार मानते थे। कहते थे, बच्चे पढ़ेंगे तो सवाल पूछेंगे, और सवाल पूछने वाला कभी गुलाम नहीं बन सकता। तो उसके लिए क्या किया उन्होंने? उन्होंने मुफ्त स्कूल खोलने की मुहिम चलाई, दलित बच्चों के लिए हॉस्टल बनवाने के लिए चंदा इकट्ठा किया और खासकर लड़कियों की पढ़ाई पर बहुत जोर दिया। मानते थे कि एक पढ़ी लिखी औरत समाज में क्रांति ला सकती है। और वो धार्मिक कर्मकांडों और अंधविश्वास पर भी सीधी चोट करते थे। हाँ, ये उनका सबसे हिम्मत वाला काम था शायद। वो साफ कहते थे, अगर कोई भगवान तुम्हें अछूत कहता है तो ऐसे भगवान को ठुकरा दो। मंदिर प्रवेश आंदोलन इसीलिए किए कि दलितों को इकट्ठा करके मंदिरों के दरवाजों तक ले जाएं। भले पुलिस रोके, मार पड़े, लेकिन इस कोशिश ने समाज की जड़ें हिला दी। इस आंदोलन में महिलाओं की क्या भूमिका रही? बहुत अहम।
उनकी पत्नी नागमल और दूसरी कई महिलाएं भी सभाएं करती थीं, लोगों को समझाती थीं। और शायद ये पहली बार हो रहा था कि दलित महिलाएं सार्वजनिक मंचों से बोल रही थीं। ये अपने आप में क्रांति थी उस जमाने में। अपने विचारों को फैलाने के लिए उन्होंने पत्रिका भी निकाली थी। जी, कुडी आरसू नाम की पत्रिका। इसमें जातिवाद, दलित अधिकार, महिला आजादी पर खुलकर लिखा जाता था। दलित लेखक कवि अपनी रचनाएं भेजते थे। और उन्होंने ब्राह्मणवादी वर्चस्व को भी सीधी चुनौती दी। हाँ, यहाँ ये समझना जरूरी है कि ब्राह्मणवाद से उनका मतलब सिर्फ ब्राह्मण जाति से नहीं था, बल्कि जन्म के आधार पर ऊंच नीच तय करने वाली उस पूरी सोच और व्यवस्था से था। वो मानते थे कि समाज में ये ऊंच नीच इसी सोच की देन है और इसे खत्म करना ही होगा। धमकियां भी मिली होंगी। बहुत मिली, पर वो पीछे नहीं हटे। इस पूरे आंदोलन ने दलितों और पिछड़ों के मन में ये भरोसा जगाया कि वो भी बराबरी के हकदार हैं, वो भी इज्जत से जी सकते हैं। ये असल में मानसिक गुलामी के खिलाफ एक जंग थी। आपने शिक्षा की बात की। पेरियार का ये मानना बहुत पक्का था कि शिक्षा ही वो चाबी है जो गरीबी, जातिवाद और गुलामी के ताले खोल सकती है। हाँ बिल्कुल, वो कहते थे बिना पढ़ा लिखा मन गुलामी को किस्मत मान लेता है, पढ़ा लिखा मन सवाल पूछता है और बदलाव लाता है। उनके लिए शिक्षा सिर्फ अक्षर ज्ञान नहीं थी, बल्कि सोचने और सवाल करने की ताकत थी। लेकिन उस जमाने में दलित बच्चों के लिए स्कूल जाना ही कितना मुश्किल था। बहुत मुश्किल। या तो स्कूल में घुसने नहीं दिया जाता था, या इतना भेदभाव होता था कि बच्चे खुद ही छोड़ देते थे। पेरियार ने इसके खिलाफ आवाज उठाई, आंदोलन किए, धरने दिए, कानूनी लड़ाई लड़ी। उन्होंने सरकार पर भी दबाव डाला होगा। बिल्कुल, मद्रास प्रेसिडेंसी में सरकार पर दबाव डाला कि दलितों के लिए अलग स्कूल खोले जाएं। टीचरों की भर्ती में जाति के आधार पर जो रोक थी वो खत्म हो। और वो मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा के भी पक्ष में थे। हाँ, बड़े हिमायती थे। कहते थे सरकार मुफ्त सड़क और पानी दे सकती है तो मुफ्त शिक्षा क्यों नहीं। उनकी कोशिशों का असर भी हुआ। मद्रास सरकार ने गरीब बच्चों के लिए फीस माफ की, मुफ्त किताबें देना शुरू किया। ये उस समय के हिसाब से बहुत बड़ी बात थी। लड़कियों की शिक्षा पर तो उनका खास जोर था ही। हाँ जी है, मानते थे एक लड़की पढ़ती है तो एक पूरी पीढ़ी पढ़ती है। उन्होंने लड़कियों के लिए स्कॉलरशिप की मांग की, हॉस्टल की सुविधा मांगी, बाल विवाह, दहेज, पर्दा प्रथा, इन सब का विरोध किया, क्योंकि ये सब लड़कियों की पढ़ाई में रुकावट थे। क्या उन्होंने किताबों के कंटेंट पर भी सवाल उठाए? हाँ, ये भी एक अहम बात है। उनका मानना था कि कई स्कूली किताबें जातिवादी सोच से भरी हैं, जो दलित बच्चों का आत्मविश्वास तोड़ती हैं। उन्होंने जोर दिया कि स्कूलों में तर्क पढ़ाया जाए, विज्ञान पढ़ाया जाए, सामाजिक न्याय पढ़ाया जाए, ताकि बच्चे आजाद सोच वाले बने, ना कि दकियानुसी बातों को मानने वाले। ये तो बच्चों की बात हुई। क्या बड़ों के लिए भी उन्होंने कुछ सोचा? बिल्कुल, उन्होंने बड़े बूढ़े दलितों के लिए भी सोचा। रात में चलने वाले स्कूल यानी नाइट स्कूल और शिक्षा केंद्र शुरू करवाए, ताकि किसान, मजदूर, औरतें जो दिन में काम करते हैं वो रात में पढ़ना लिखना सीख सकें। कहते थे पढ़ने की कोई उम्र नहीं होती, असली रुकावट तो अनपढ़ रहना है। और गरीबी, जो पढ़ाई में एक बड़ी बाधा थी, उसके लिए क्या किया? उसके लिए उन्होंने दलित छात्रों के वास्ते स्कॉलरशिप, मुफ्त किताबें, यूनिफॉर्म, हॉस्टल जैसी सुविधाओं के लिए सरकार पर लगातार दबाव बनाया। उनका कहना था काबिलियत किसी जाति की मोहताज नहीं होती, उसे बस मौका चाहिए। तो मतलब पेरियार के लिए शिक्षा सिर्फ नौकरी पाने का जरिया नहीं थी? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये आत्मसम्मान जगाने का तरीका थी, अपनी सोच बनाने का तरीका थी। वो दलित युवाओं को इतिहास, राजनीति, विज्ञान समझने के लिए उकसाते थे। संदेश साफ था, पढ़ो ताकि कोई तुम्हें धोखा ना दे सके। उन्होंने दलितों के हाथ में किताब देकर यह भरोसा दिलाया कि वो अपनी किस्मत खुद लिख सकते हैं। अब आते हैं धर्म और अंधविश्वास पर। पेरियार ने ये गहराई से महसूस किया कि धर्म के नाम पर ही जातिवाद को सही ठहराया गया है और अंधविश्वास ने दलितों को दिमागी तौर पर गुलाम बना रखा है। हाँ, ये उनकी सोच का एक बहुत बड़ा हिस्सा था। उनका सीधा सवाल था, अगर भगवान सबके लिए बराबर है तो उसने जाति क्यों बनाई? वो भरी सभाओं में धर्म ग्रंथों की वो बातें पढ़कर सुनाते थे जिनमें जाति भेद का जिक्र होता था, और पूछते थे क्या ये सब इंसानों की बनाई साजिश नहीं है? ये तो सीधे सीधे धर्म की सत्ता को चुनौती देना हुआ। बिल्कुल। और उनका मंदिर प्रवेश आंदोलन भी सिर्फ मंदिर में घुसने की लड़ाई नहीं थी, ये धर्म के नाम पर चल रहे ढोंग पर सीधी चोट थी। जब उन्हें रोका जाता तो वो पूछते, अगर ये भगवान सबका है तो इसके दरवाजे पर ताला क्यों? और अगर ये सिर्फ ऊंची जाति का है तो इसे सार्वजनिक मंदिर क्यों कहते हो? उनके तर्क बहुत तीखे होते थे। और अंधविश्वास के खिलाफ भी वो काफी मुखर थे। नहीं हो सकते, कोई इंसान चमत्कार नहीं कर सकता। ये ताबीज, झाड़ फूंक गरीब को और गरीब बनाते हैं। कई बार तो उन्होंने सरेआम ताबीज जलाए
और ढोंगी बाबाओं को चुनौती भी दी। क्या उन्होंने धर्म सुधार की भी कोशिश की या वो धर्म को पूरी तरह नकारते थे? देखिए, शुरू में शायद उन्होंने धर्म सुधार की सोची होगी, पर बाद में वो इस नतीजे पर पहुंचे कि जातिवाद की जड़ें धर्म में इतनी गहरी हैं कि सिर्फ सुधार से काम नहीं चलेगा। उन्होंने कहा कि जब तक जाति पर आधारित धर्म को छोड़ा नहीं जाएगा, दलित पूरी तरह आजाद नहीं हो सकते। तो फिर रास्ता क्या बताया उन्होंने? उन्होंने लोगों को तर्क अपनाने की सलाह दी, विज्ञान को समझने की और सबसे बढ़कर इंसानियत को अपनाने की। डॉक्टर अंबेडकर की तरह वो भी बौद्ध धर्म को एक बेहतर विकल्प मानते थे। क्यों बौद्ध धर्मी क्यों? क्योंकि बुद्ध ने जाति को नहीं माना, मूर्ति पूजा को नहीं माना और इंसान को सबसे ऊपर रखा। ये बातें पेरियार के विचारों से मेल खाती थीं। घंटी है, पूजा की थाली से ज्यादा जरूरी किताबों की थाली है, आरती के दिए से ज्यादा जरूरी शिक्षा कर दिया है। अपनी पत्रिकाओं में भी वो इन मुद्दों पर लिखते थे। हाँ, कुड्डी और सू जैसी पत्रिकाओं में वो धार्मिक पाखंड पर बहुत तीखे और सीधे लेख लिखते थे। कहते थे, अगर मेरी बात सुनकर किसी को गुस्सा आता है तो समझो मैंने सही जगह चोट की है। उनके भाषणों में भी ये झलक दिखती थी। बिल्कुल, उनके भाषणों में तर्क होता था, हास्य होता था, व्यंग होता था। वो लोगों को हंसाते भी थे और सोचने पर मजबूर भी कर देते थे। पेरियार के लिए दलित मुक्ति सिर्फ आर्थिक या राजनीतिक नहीं थी, वो दिमागी और सांस्कृतिक आजादी भी थी। उनका संदेश क्या था इस बारे में? संदेश सीधा था, अगर तुम भगवान से डरोगे तो तुम्हारा मालिक भगवान बनकर तुम्हें दबाएगा। अगर तुम इंसान को इंसान मानोगे तो तुम खुद मालिक बनोगे। मतलब डर छोड़ो, तर्क और इंसानियत को अपनाओ। पेरियार ये बात अच्छी तरह समझते थे कि समाज में बदलाव लाने के लिए सिर्फ आंदोलन करना काफी नहीं है, राजनीतिक ताकत और कानूनी समर्थन भी जरूरी है। हाँ बिल्कुल, कानून बदलने हैं, नीतियां बदलनी हैं तो राजनीति में दखल देना ही होगा। सिर्फ बाहर से आवाज उठाने से काम नहीं चलेगा। इसीलिए वो जस्टिस पार्टी से जुड़े थे। जी हाँ, जस्टिस पार्टी उस समय दक्षिण भारत में गैर ब्राह्मणों और पिछड़ों की आवाज उठाने वाली मुख्य पार्टी थी। वो प्रशासन में ब्राह्मण वर्चस्व का विरोध करती थी। पेरियार ने इस मंच का इस्तेमाल दलितों और पिछड़ों के अधिकारों की लड़ाई को राजनीतिक मंच देने के लिए किया। उनकी मुख्य मांगें क्या थीं राजनीति में? मुख्य मांगें थीं सरकारी नौकरियों और शिक्षा में आरक्षण और प्रशासन में जो ऊंची जातियों का दबदबा था उसे खत्म करना। वो साफ कहते थे, अगर संसद और विधानसभा में सिर्फ ऊंची जाति के लोग बैठेंगे तो वो अपने ही फायदे के कानून बनाएंगे। हमें वहां पहुंचकर अपने हक के कानून बनाने होंगे। उन्होंने अपने आत्मसम्मान आंदोलन को भी राजनीति से जोड़ा। हाँ, ये उनकी रणनीति थी ताकि जो विचार मंचों पर गूंज रहे हैं उन्हें कानूनी शक्ल मिल सके। उन्होंने नारा भी दिया था, जागो, पढ़ो और सत्ता में जाओ, यही मुक्ति का रास्ता है। आरक्षण की लड़ाई में उनकी भूमिका काफी अहम मानी जाती है। बहुत अहम। उनके दबाव और आंदोलनों का ही नतीजा था कि 1921 में मद्रास प्रेसिडेंसी में गैर ब्राह्मणों और दलितों के लिए सरकारी नौकरियों में 44% आरक्षण लागू हुआ। सोचिए, 1921 में ये भारत में आरक्षण नीति की शुरुआती और बहुत बड़ी जीतों में से एक थी। और वो आरक्षण को खैरात नहीं मानते थे। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो मानते थे कि आरक्षण कोई खैरात या कृपा नहीं है, यह हक है, सदियों की नाइंसाफी का हिसाब है ये, ऐसा कहते थे वो। उनकी राजनीतिक सक्रियता से और क्या-क्या नीतिगत जीतें मिली? जीतें मिली। दक्षिण भारत में मंदिर प्रवेश कानून बना, सरकारी स्कूलों में भेदभाव पर रोक लगी, पंचायतों में दलितों के लिए सीटें आरक्षित हुईं, सरकारी नौकरियों में कोटा तय हुआ, दलित युवाओं के लिए स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू हुए। यहां तक कि मुफ्त स्कूली शिक्षा और स्कूलों में मिड डे मील जैसी योजनाएं भी उनके दबाव का ही नतीजा मानी जाती हैं। ये दिलचस्प है कि वो खुद चुनाव लड़ने से बचते थे। हाँ, उनकी रणनीति खुद नेता बनने की नहीं बल्कि नेता तैयार करने की थी। वो कहते थे, मैं चुनाव लड़ूंगा तो 1 सीट जीतूंगा, अगर मैं 100 नेता तैयार करूंगा तो 100 सीटें जीतेंगी। उनका मानना था कि राजनीति समाज सेवा का जरिया है, सत्ता भोग का नहीं। और भ्रष्टाचार, परिवारवाद के भी खिलाफ थे वो। सख्त खिलाफ थे। डॉक्टर अंबेडकर के साथ भी उनका आपसी सम्मान का रिश्ता था। दोनों का लक्ष्य एक ही था, राजनीति के जरिए दलित मुक्ति। अब बात करते हैं महिला अधिकारों की। पेरियार ने दलित महिलाओं की स्थिति को कैसे देखा? उनकी दोहरी गुलामी की बात कही जाती है। हाँ, उन्होंने इस चीज को बहुत गहराई से समझा था कि दलित महिलाओं पर दोहरा बोझ है। एक तरफ जाति का जुल्म है, दूसरी तरफ मर्दों के बनाए समाज, यानी पितृसत्ता का शिकंजा। वो साफ मानते थे, जिस समाज की औरतें गुलाम हैं वो समाज कभी आजाद नहीं हो सकता। तो दलित लड़कियों की शिक्षा के लिए उन्होंने खास प्रयास किए। बिल्कुल, स्कूल खुलवाए, स्कॉलरशिप की मांग की, हॉस्टल बनवाए। कहते थे, एक पढ़ी लिखी दलित औरत अपने बच्चों को गुलामी में नहीं, आजादी में पालेगी। शादी को लेकर उनके क्या विचार थे? वो शादी में बराबरी के हक की बात करते थे।
बाल विवाह का कड़ा विरोध किया, औरतों के लिए जायदाद में हक मांगा, अपनी मर्जी से शादी करने और जरूरत पड़ने पर तलाक लेने के अधिकार का भी समर्थन किया। उनका कहना था, शादी कोई बंधन नहीं, एक साझेदारी होनी चाहिए। पर्दा प्रथा जैसी रस्मों पर भी उन्होंने चोट की। हाँ, उन्होंने कहा कि औरतों की तरक्की में रुकावट है। मजाक में कहते थे, चेहरा नहीं, अपनी पिछड़ी सोच को ढको, अगर ढकना ही है तो। आर्थिक आत्मनिर्भरता के बारे में क्या सोचते थे? बहुत जरूरी मानते थे। उन्होंने दलित महिलाओं को हुनर सिखाने के लिए ट्रेनिंग सेंटर और छोटे मोटे उद्योग शुरू करवाए, ताकि वो अपने पैरों पर खड़ी हो सकें। उनका मानना था, जब औरत की जेब में अपना पैसा होता है तो उसकी आवाज भी बुलंद होती है। और राजनीति में महिलाओं की भागीदारी? उसके लिए भी उन्होंने प्रेरित किया। अपने आंदोलन में कई महिलाओं को लीडरशिप की जिम्मेदारी दी। धार्मिक रिवाजों पर भी उन्होंने सवाल उठाए जो महिलाओं को कमतर दिखाते थे। हाँ, उन्होंने दलित महिलाओं से कहा, तुम देवी नहीं, इंसान बनो। तुम्हारी इज्जत पूजा में नहीं, बराबरी में है। और अपने कार्यक्रमों में वो महिला मंच जरूर रखते थे। महिला मंच, ये क्या था? ये एक ऐसा मंच था जहां सिर्फ महिलाएं, खासकर दलित महिलाएं, अपनी समस्याएं, अपने विचार खुलकर रखती थीं। उस जमाने के लिए सोचिए, ये कितनी बड़ी और क्रांतिकारी बात थी। 90 साल की उम्र पार करने के बाद भी पेरियार का जोश कम नहीं हुआ था। संघर्ष जारी रहा। बिल्कुल, वो रोज सभाओं में जाते थे, लेख लिखते थे, आंदोलनों की अगुवाई करते थे। जैसे 1952 में जब हिंदी भाषा थोपने का विरोध हुआ तो उस आंदोलन को उन्होंने नई जान दी। जातिगत भेदभाव और जिसे वो ब्राह्मणवाद कहते थे, यानी जन्म आधारित ऊंच नीच की व्यवस्था, उस पर उनके भाषण आखिरी दिनों में और भी तीखे हो गए थे। क्या उन्होंने फिर से मंदिर प्रवेश आंदोलन छेड़ा था? हाँ, 1960s के दशक में, क्योंकि उन्होंने देखा कि कानून तो बन गया है, लेकिन कई जगहों पर दलितों को अब भी रोका जा रहा है, तो वो फिर से सड़क पर उतर आए। अपने आखिरी सालों में भी वो बाल विवाह के खिलाफ बोलते रहे, विधवा औरतों की दोबारा शादी को बढ़ावा देते रहे, लड़कियों की पढ़ाई के लिए योजनाएं मांगते रहे, मतलब रुके नहीं वो। उन्हें राजनीतिक निराशा भी हुई थी शायद। हाँ, थोड़ी निराशा भी थी। उन्होंने देखा कि कई नेता दलित पिछड़ों के नाम पर राजनीति तो करते हैं, पर सत्ता में आकर असली सुधार भूल जाते हैं। कहते थे, नेता बदलते रहते हैं पर जातिवाद की जड़ें नहीं हिलती। इसीलिए वो जनता से कहते थे कि हमेशा जागरूक रहो, नेताओं पर नजर रखो। 1973 में उन्होंने मद्रास में एक बहुत बड़ी सभा की थी, अपनी जिंदगी के आखिरी पड़ाव पे। जी हाँ, विशाल सभा थी वो। और वहां उन्होंने कहा, जब तक मेरी सांस चल रही है, मेरा संघर्ष भी चलता रहेगा। और वही हुआ। 25 दिसंबर 1973 को 94 साल की उम्र में उनका निधन हो गया। हाँ, कहते उनके आखिरी शब्द थे, मेरे जाने के बाद भी मेरी आवाज तुम्हारे अंदर जिंदा रहनी चाहिए। उनकी अंतिम यात्रा में लाखों लोग उमड़े थे। लाखों लोग थे सड़कों पर, खासकर वो लोग जिनके लिए उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी थी। दलित, मजदूर, औरतें, गरीब किसान। उनकी विरासत सिर्फ एक इंसान की नहीं है, बल्कि एक पूरी सोच की है। तर्कवाद की, बराबरी की, आत्मसम्मान की और बिना जाति भेद वाले समाज की। और आज भी उनके विचार मायने रखते हैं, क्योंकि बराबरी की लड़ाई तो अभी खत्म नहीं हुई है। बिल्कुल खत्म नहीं हुई है। उनका जीवन यही सिखाता है कि नाइंसाफी के खिलाफ लगातार लड़ना पड़ता है, रुकना नहीं है। वो बात फिर याद आती है, सम्मान भीख में नहीं मिलता, उसे संघर्ष से छीनना पड़ता है। उनका असर आज भी दिखता है, साफ दिखता है। आज की आरक्षण नीतियों में, दलितों की बढ़ती राजनीतिक ताकत में, लोगों के अंदर आत्मसम्मान की भावना में, इन सब में कहीं ना कहीं पेरियार का असर है। जैसा कि सामग्री का आखिरी संदेश है, इंसान का सबसे बड़ा धर्म नाइंसाफी के खिलाफ खड़ा होना है। तो ये थी पेरियार की कहानी, एक सवाल पूछने वाले नौजवान से लेकर सामाजिक बराबरी के लिए लड़ने वाले एक अथक योद्धा बनने तक का एक लंबा संघर्ष भरा सफर। उन्होंने सिर्फ व्यवस्था को चुनौती नहीं दी, बल्कि लाखों लोगों के मन में आत्मसम्मान और बराबरी की एक उम्मीद जगाई, एक अलख जगाई। हाँ, उम्मीद है इस बातचीत से सामाजिक न्याय के आंदोलनों की जड़ों को समझने में, पुरानी मान्यताओं को चुनौती देने की जो ताकत होती है उसे महसूस करने में, और समाज सुधार और राजनीति के बीच के गहरे रिश्ते को समझने में कुछ मदद मिली होगी। बिल्कुल। जाते जाते एक सवाल श्रोताओं के लिए छोड़ जाते हैं। सामग्री कहती है कि पेरियार की छाया आज भी तब दिखती है जब कोई दलित मंदिर में पूजा करता है या कोई लड़की अपने सपनों के पीछे भागती है, और ये रोशनी बुझनी नहीं चाहिए। इसी सोच को आगे बढ़ाते हुए जरा ये सोचिए, पेरियार ने तर्कवाद और जाति विहीन समाज की बात की थी। आज के दौर में जहां पहचान की राजनीति अक्सर बहुत हावी रहती है, उनके इन विचारों को असलियत में उतारने की राह में सबसे बड़ी चुनौती क्या हो सकती है?